नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। क्लास 10 का साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी का पहला अध्याय जो लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम पढ़ा जा रहा है और इसमें हमने पोषण का पूरा भाग बता दिया है, जीवों में पोषण कैसे होता है। इसी अध्याय का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे जो है क्या, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। एनसीईआरटी में जो है लाइफ प्रोसेसेस के द्वारा ही, लाइफ प्रोसेसेस में ही इस लेसनों को दिया हुआ है, लेकिन अन्य बुक में लेकर के जाएंगे तो यह जो लेसन होगा, यह जो पार्ट होगा एक नया लेसन बन जाता है। तो इसलिए अन्य बुक के लिए ये भाग है वो एक नया लेसन है और एनसीईआरटी बुक के लिए जो है लाइफ प्रोसेसेस का ही यह एक पार्ट है। ठीक, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। जीवों में श्वसन कैसे होता है इसे हम जान लेते हैं। तो इसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है पूरा वीडियो देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तब जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखने से पहले ये नहीं करना है। ठीक, तो समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता है क्या, जीवों में श्वसन कैसे होता है, जीव कैसे श्वसन करते हैं। साधारण सी भाषा में हम लोग जान लेते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना क्या होता है, तो श्वसन होता है। क्या मतलब, बाहर से वायु ग्रहण करना और शरीर के अंदर की वायु को बाहर निकालना ही श्वसन का ही एक पार्ट है। लेकिन इतना में ही श्वसन जो है समाप्त नहीं हो जाता है। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में क्या होता है, तो सजीवों में होने वाला ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा उनमें होने वाले जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हो सके, यानी कि ऊर्जा की आपूर्ति हो सके, उसे ही कहते हैं श्वसन। यानी कि जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं वह ऑक्सीजन हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज का खंडन करता है और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिस ऊर्जा को हमारी सेल्स क्या करती हैं, तो ग्रहण करती हैं। तो श्वसन का ये पूरी प्रोसेस है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जैव जिस प्रक्रिया को करते हैं, जीव जिस प्रक्रिया को करते हैं उसी को कहा जाता है श्वसन। यानी कि इसे हम लिख देंगे क्या, तो सजीवों में होने वाला ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा उनमें होने वाले जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति हो। यानी कि सजीवों में होने वाला ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा सजीवों में होने वाला ऐसा प्रक्रम जिसके द्वारा उनमें होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए उनमें होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति हो, उसे ही कहेंगे क्या, श्वसन। यानी कि श्वसन की क्रिया में जीव जैविक क्रिया के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा की आपूर्ति होती है। अब ये जो जैव ऊर्जा, जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है उसे जैव ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जैव ऊर्जा। अब ये जैव ऊर्जा है क्या, तो इसको सामान्य भाषा में हम लोग कहेंगे कि जैव ऊर्जा उस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है जिसे श्वसन कहते हैं। जैव ऊर्जा श्वसन के द्वारा उत्पन्न होती है और जैव ऊर्जा ही है जो शरीर की कोशिकाओं को प्राप्त होती है और जिसके द्वारा शरीर की कोशिकाएं अपना वर्क करती हैं। तो कह सकते हैं कि जैव ऊर्जा जिन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होती है, जिस प्रक्रिया द्वारा जैव
जैव ऊर्जा क्या होती है, तो उत्पन्न होती है, उसे ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यानी कि जैव ऊर्जा जिन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती हैं उसे ही श्वसन करती हैं। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, तो जो हम वायु ग्रहण करते हैं, जीव जो है वायु यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो शरीर के सेल्स में जो है क्या होता है, तो ग्लूकोज का जो भोजन की प्रक्रिया में ग्लूकोज हम प्राप्त करते हैं भोजन ग्रहण करने की पोषण की प्रक्रिया में, उस ग्लूकोज का क्या होता है, तो खंडन होता है और उससे जो है बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि ये ग्लूकोज है C6H12O6, और जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं वह ऑक्सीजन का क्या होता है, तो खंडन होता है शरीर में एंजाइमों के द्वारा। किसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड में, उसके बाद से H2O में, और उसके बाद से ऊर्जा में। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और उसके बाद से ऊर्जा में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या H2O है, इसको जो है शरीर में इसका कोई काम नहीं होता। H2O का तो होता है लेकिन CO2 का नहीं, तो इसे जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ऑक्सीजन ग्रहण किया गया, इससे ऊर्जा बना, ग्लूकोज का भी खंडन हुआ और उसके बाद से फिर उसे CO2 के द्वारा बाहर निकाल दिया गया। इसी को जो है कहा जाता है क्या, तो रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन। अब ये जो ऊर्जा है जीव की कोशिकाएं ADP के रूप में यूज करती हैं। ADP का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफास्फेट। लेकिन जितनी मात्रा में ऊर्जा बननी चाहिए उतनी मात्रा नहीं, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। अब जो है उस ऊर्जा को जो है क्या किया जाता है, तो सेल्स का एक पार्ट है जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में उसे संग्रहित कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। किस रूप में वो स्टोर होगा, तो उसमें एक फास्फेट समूह एडिनोसिन डाइफास्फेट यानी कि 2 फास्फेट है, यहाँ पे एक फास्फेट और जुड़ जाता है, तब इसे बोला जाता है ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में यह जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहता है, इसे कहेंगे क्या, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, एडिनोसिन क्या, तो ट्राई यानी कि 3 फास्फेट P और P, 3 फास्फेट समूह जो है इसमें होते हैं। ADP को हम लोग कह सकते हैं क्या, एडिनोसिन प्लस 2 फास्फेट यानी कि P और प्लस P, ये एडिनोसिन डाइफास्फेट है। ठीक, तो यहाँ पे जो है इसी प्रोसेस के द्वारा जो है जीव क्या करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। बात यहाँ पे समझ में आया। अब हम थोड़ा सा श्वसन के बारे में जानेंगे। श्वसन हम लोग तो जान लिए कि क्या होता है, तो श्वसन में जीव क्या करते हैं, तो 2 तरह की प्रक्रिया होती है श्वसन में, एक श्वासोच्छ्वास की यानी कि ब्रीथिंग की, और दूसरा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। श्वासोच्छ्वास मतलब क्या, वायु को ग्रहण करना वातावरण की और शरीर के अंदर की वायु को बाहर निकालना ब्रीथिंग कहलाता है, यानी कि श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यानी कि श्वसन में क्या होता है, श्वसन में 2 क्रियाएं होती हैं, श्वासोच्छ्वास क्या, तो श्वासोच्छ्वास, इसी को हम लोग कहेंगे ब्रीथिंग। और उसके बाद से दूसरा प्रोसेस क्या है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, यानी कि श्वास की क्रिया के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन तो ग्रहण कर लिए ब्रीथिंग के द्वारा। अब वो ऑक्सीजन क्या करेगा, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ेगा किसमें, ऊर्जा में, और उसी ऊर्जा को जो सेल्स है वो क्या करेगी, तो प्राप्त करेगी और अपना वर्क करेगी उसी ऊर्जा की सहायता से। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित किया गया। तो यहाँ पे 2 प्रक्रिया हैं श्वसन की, रेस्पायरेशन की, और इसमें के श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग, और दूसरा है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है 2 तरह से होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक होता है अवायवीय, और दूसरा होता है
वायवीय। एक को बोला जाएगा एनएरोबिक और एक को कहा जाएगा एरोबिक। एक को बोला जाएगा यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसे अवायवीय कहेंगे। ये जो इनिशियल प्रोसेस है रेस्पिरेशन का प्रारंभिक प्रोसेस है। उसके बाद से जो होता है वायवीय होता है। क्या होता है? तो वायवीय यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, पूर्ण प्रक्रिया होता है किसका? तो श्वसन का। तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे, अंतर जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे किसमें? तो अवायवीय और वायवीय श्वसन में। इतनी बात समझ में आई तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो अब हम जानेंगे अवायवीय और वायवीय में अंतर। अवायवीय और वायवीय में अंतर। तो श्वसन में क्या है? ये अवायवीय है, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, और यह जो है वायवीय है, मतलब कि वह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसको बोला जाता है एन एरोबिक और इसको बोला जाता है एरोबिक। एरोबिक। चलिए इन अंतर को हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि एन एरोबिक क्या होगा? तो O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में। वही वायवीय क्या होगा? तो O2 की उपस्थिति में, O2 की, इसका पहला हो जाएगा O2 की उपस्थिति में ये श्वसन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ये श्वसन होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यह जो है क्या है? तो श्वसन का पहला चरण है, श्वसन का पहला चरण यानी कि प्रथम चरण। और ये जो है क्या है? श्वसन का अंतिम चरण है। ये दूसरा है ना, ये दूसरा। ये जो है श्वसन का क्या है? तो दूसरा चरण है, दूसरा चरण। ठीक। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है? तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ग्लूकोज का जो है आंशिक, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। यानी कि आगे हम इस प्रोसेस को बताएंगे क्या होता है कि तो ग्लूकोज है C6H12O6 और इसका जो है क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो आंशिक विखंडन होगा। यहाँ पे 2 पाइरुवेट एक पदार्थ है, पाइरुवेट का निर्माण होता है और इसके साथ साथ ATP बनती है जिसे बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है? तो ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन। इसमें क्या होता है? तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो वही ATP, ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक। अगला प्रोसेस में क्या होता है? तो यह जो क्रिया होती हैं अवायवीय वाली, यह जो है कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ पे? तो कोशिका द्रव्य में। जैसे कि ये कोशिका है और कोशिका का बाहर वाला आवरण जो है कोशिका कला कहा जाता है, कोशिका कला। देखिए ये जंतु की कोशिका का बाह्य आवरण है कोशिका कला। पौधों की कोशिका में एक और आवरण होता है जिसको कहा जाता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और बैक्टीरिया में एक और आवरण पाया जाता है। ठीक। तो यहाँ पे जंतुओं की कोशिका, कोशिका कला, और कोशिका कला के अंदर वाले भाग को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य 2 भागों में बटा होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये जो है केंद्रक है और ये वाला जो पार्ट है केंद्रक को छोड़ दिया जाए तो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य में अवायवीय रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। कोशिका द्रव्य में अवायवीय रेस्पिरेशन की क्रिया होती है और ये कहाँ पे होती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद से इस प्रोसेस में क्या होता है? तो कम ऊर्जा प्राप्त होती है, कम ऊर्जा का उत्सर्जन होता है,
कम ऊर्जा का उत्सर्जन, और इसमें क्या होता है तो अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन। ठीक, तो इतनी बात आई समझ में। तो इसका जो है आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि अवायवीय और वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय और वायवीय श्वसन क्या होता है। अब हम जानेंगे कि ग्लूकोज का खंडन कैसे होता है, किस तरह से ग्लूकोज जो है विखंडित होता है कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य बोले तो अवायवीय, और उसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है, यानी कि वो बोले तो वायवीय। ठीक, अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, तो आगे जानते हैं ग्लूकोज का कैसे विखंडन होता है। तो सबसे पहली बात, ग्लूकोज का कहाँ पे विखंडन होता है तो कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में बताया गया अवायवीय। इस प्रक्रिया में क्या बनता है तो 2-पाइरुवेट बनता है और उसके साथ साथ एटीपी बनता है। 2-पाइरुवेट और एटीपी, यानी कि यहाँ पे ऊर्जा बहुत ही कम बनता है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत ही कम बनता है ऊर्जा। अब जो है इस पाइरुवेट का विखंडन 3 तरह से होता है। पाइरुवेट का विखंडन कितने तरह से, 3 तरह से। सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यह जो है ईस्ट में होता है, एक कोशिकीय जीव है ईस्ट, उसमें होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ईस्ट में H2 पाइरुवेट का विखंडन होता है। और इस प्रक्रिया में क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, एथेनॉल एक एल्कोहल, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोई कार्य नहीं, तो श्वसन की क्रिया में इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कहाँ पे होता है तो जीवों की कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, जंतु और पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और वहाँ पे जो ये क्रिया होती है कौन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन होता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। ऊर्जा का उपयोग जो है कोशिकाएं कर लेती हैं, लेकिन जो CO2 है उसको जो है उत्सर्जन कर दिया जाता है श्वसन की क्रिया में। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं और जानते हैं O2 की अपर्याप्त उपस्थिति में। O2 की अपर्याप्त उपस्थिति का मतलब क्या कि O2 जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है, कम मात्रा में है। जैसे कि हम लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, और ऐसे तो सामान्य स्थिति में है तो कोशिका को जितनी ऊर्जा चाहिए श्वसन की क्रिया से उतनी ऊर्जा तो बन जा रही है, लेकिन जब हम हार्ड वर्क कर रहे होते हैं यानी कि दौड़ रहे होते हैं या कोई दूसरा ही कार्य कर रहे हैं जो शारीरिक कार्य हो, हार्ड वर्क हो, बहुत ही हार्ड वर्क, तो क्या होगा इस एटीपी को तोड़ना होगा। अभी हमने बताया कि संचित रहती एटीपी में, जब एटीपी एडीपी में टूटेगी तब जाकर के कोशिकाएं उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाती हैं। तो एटीपी को तोड़ने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, एटीपी को तोड़ने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं उस समय, क्योंकि उस समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि उतना पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, कम ऑक्सीजन रह पाता है, तो उसी को बोला जाता है अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और इसी के दौरान क्या होता है कि एक पदार्थ बन जाता है जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल, और ये क्या होता है कि हम लोगों की मांसपेशियों में जमाव होकर लेता है, एकत्रित हो जाता है, और जिस कारण कि जोड़ों पर या इधर उधर जो हमें दौड़ने के बाद थकान महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, वो होता है किसके कारण तो लैक्टिक अम्ल के कारण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि किस अम्ल के कारण जो है दौड़ने के बाद हमें थकान महसूस होता है या मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, तो यह लैक्टिक अम्ल के कारण। प्रोसेस क्या है तो एटीपी का अपूर्ण क्या विखंडन, या कह सकते हैं O2 की अपर्याप्त उपस्थिति में ये जो क्रिया होगी लैक्टिक अम्ल बनेगा, और इसी कारण कि हम लोगों के शरीर में दर्द उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये श्वसन के बारे में हम लोग जो है कंप्लीट जानकारी यहाँ पे ले लिए। अब हम जानेंगे पौधों में श्वसन के बारे में। ठीक, ये आया समझ में तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम जानेंगे पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट। पौधे भी सजीव है, पौधों में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन इन प्लांट। पौधे भी सजीव प्राणी है और ये भी श्वसन करते हैं। पौधे भी क्या करते हैं तो श्वसन करते हैं। ठीक, तो पौधों में भी श्वसन होता है।
कैसे होता है, ये वातावरण की वायु को कैसे ग्रहण करते हैं और किस तरह से बाहर निकालते हैं। तो पौधों की पत्तियां होती हैं और पत्तियों में पाया जाता है छिद्र, जिसे रंध्र कहा जाता है, यानी कि स्टोमेटा कहा जाता है, स्टोमेटा। उसके साथ साथ तना एवं जड़ों में भी छिद्र पाए जाते हैं, उसे बोला जाता है वात रंध्र, यानी कि पत्तियों के छिद्र को रंध्र कहा जाता है और तना या जड़ों के छिद्र को बोला जाता है वात रंध्र। तो इसी के माध्यम से ये क्या करते हैं, तो वायु को ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं। हम लोग जो है साधारण सी भाषा में पढ़ लेते हैं कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन ग्लूकोज के खंडन के लिए उसे भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग के शरीर में भी ग्लूकोज के खंडन के लिए, हीमोग्लोबिन में ग्लूकोज के खंडन के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता जैसे पड़ती है, उसी तरह से पौधों में भी क्या होता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है, तो देखिए पौधे जो है करते हैं क्रिया जिसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, ये क्रिया करते हैं। इसको जो है आवश्यकता होगी करने के लिए कौन सी गैस की, तो CO2 गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त करेंगे, तो वातावरण से, इन्हीं रंध्र के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से। उसके बाद से ये तो दिन में प्रोसेस होगा, प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में होता है और प्रकाश दिन में ही मिल पाता है। पहले ही बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और इस क्रिया में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन बनता है, और ये ऑक्सीजन वातावरण में यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो है ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज का होगा श्वसन, यानी कि उसे ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि दिन के समय में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वातावरण में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसे ही ग्रहण कर लेते हैं। और इस क्रिया के द्वारा अभी बताया कि ग्लूकोज का विखंडन होता है और CO2 का निर्माण करता है, और ये CO2 फिर इनके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये CO2 नुकसानदायक नहीं है, क्यों, क्योंकि इस CO2 का उपयोग जो है ये कर लेते हैं किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 का उपयोग कर लेते हैं। ये तो प्रोसेस हुआ दिन में। अब जान लेते हैं रात में क्या होगा। रात में इन्हें प्रकाश मिलेगा नहीं, तो प्रकाश संश्लेषण या तो नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, या होगा भी तो कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में होगा। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण नहीं करेंगे, CO2 ही बनाएंगे और उसे बाहर निकालेंगे। CO2 श्वसन की क्रिया में बन रही है और बाहर निकल रही है, ठीक। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, केवल श्वसन होगा और ये ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और CO2 बाहर निकालेंगे। तो जिस कारण कि रात के समय पौधों के आसपास बहुत सारा ऑक्सीजन CO2 जो है एकत्रित हो जाता है, जिस कारण से वहाँ पे जो है गर्म महसूस होता है। यदि व्यक्ति, हम लोग वहाँ पे रहते हैं या कोई अन्य जंतु रहते हैं, तो क्या सांस लेने में घुटन महसूस होती है, किसके कारण, तो CO2 के कारण। यानी कि हम जिस प्रक्रिया से श्वसन करते हैं उस प्रक्रिया श्वसन न करके जो है थोड़ी धीमी गति हो जाती है, जिस कारण से क्या हो जाता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तो हम लोग जो है वहाँ पे सामान्य रूप से श्वसन नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए या पेड़ों के आसपास रात के समय नहीं रहना चाहिए, ठीक। इतनी बातें आई समझ में। श्वसन की क्रिया में क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि वातावरण की वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करवाना जीवों के द्वारा और शरीर के अंदर की वायु को बाहर निकालना। यानी कि साधारण सी भाषा में कह सकते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना ही क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। अब जान लेते हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी कि कुछ जंतुओं में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। जंतुओं में क्या, तो श्वसन, इसी को कहेंगे गैसों का आदान
प्रदान। जंतुओं में श्वसन, तो देखिए सबसे पहले जो है जान लेते हैं कि किस तरह से जंतुओं में श्वसन होता है। तो सबसे पहला आएगा श्वास नली या ट्रेकिया द्वारा। श्वास नली या ट्रेकिया द्वारा, ट्रेकिया द्वारा, यानी कि बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं उनमें श्वसन के लिए श्वास नली होता है, उसी को ट्रेकिया कहा जाता है। श्वसन के लिए क्या होता है तो श्वास नली, जैसे कि कीटों में तिलचट्टा, टिड्डा, जैसे कीटों में इसमें आ जाएगा तिलचट्टा, टिड्डा आदि, तिलचट्टा, टिड्डा आदि, इनमें जो है क्या होता है तो श्वसन जो है श्वास नली यानी कि ट्रेकिया द्वारा होता है। और ट्रेकिया है क्या तो शरीर की सतह पर ऊतकों से जुड़ा हुआ एक नली है और उसी के द्वारा जो है क्या करते हैं ये श्वसन करते हैं। ठीक, इनमें ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ऐसे जंतुओं में जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। फिर दूसरा जो जीव के बारे में जानेंगे कि ये श्वसन किस प्रकार का होगा इनमें, तो वो है गिल्स द्वारा, गिल्स द्वारा। और गिल्स द्वारा जिनमें श्वसन होता है वो है मछलियों में, यानी कि मछलियों में श्वसन के लिए क्या होता है तो गिल्स होता है, मछलियों में श्वसन के लिए क्या होता है गिल्स होता है। उसके बाद से तीसरा आ जाएगा फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा। और इसमें बड़े जीव जंतु आएंगे जैसे जानवर, मनुष्य आदि, बड़े जीव जंतु जैसे जानवर या मनुष्य इत्यादि, इनमें जो है श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, यानी कि श्वसन अंग होता है फेफड़ा और उसी के द्वारा इनमें श्वसन होता है। एक कोशिकीय जीवों की बात कर लेते हैं, ये तीसरा है। चौथा हो जाएगा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, यानी कि वे जीव जिसमें केवल एक ही कोशिका हो, तो उसमें तो कोई अंग होता नहीं है। जैसे कि मनुष्य में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो इसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है तो एक कोशिकीय जीवों में तो अंग है ही नहीं, आर्गन्स है ही नहीं, तो ये जीव कैसे श्वसन करेंगे। तो ये जीव जो है कोशिकीय झिल्ली द्वारा श्वसन करते हैं, यानी कि कोशिका के बाह्य आवरण को कोशिका कला या कोशिकीय झिल्ली कहा जाता है और उसी के द्वारा जो है ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सभी। तो यहाँ पे जो है हमने जाना कुछ जीवों के बारे में श्वसन। तो अब हम जानेंगे किसके द्वारा, तो मनुष्य में श्वसन बताया गया, मनुष्य में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, तो उसी का कुछ चित्र बनाया जाएगा। तो आइए उसके चित्र को सबसे पहले हम बना करके उसका अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने खूब अच्छे से जाना कि जीवों में श्वसन कैसे होता है, और ये भी हम लोगों ने जाना कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है, तो फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मानव श्वसन तंत्र में जितने अंग भाग लेते हैं सभी अंग मिल करके बनाते हैं मानव श्वसन तंत्र। मनुष्य में श्वसन के लिए जितने अंग भाग लेते हैं सभी अंगों को मिला करके कहा जाता है मानव श्वसन तंत्र। और इसके अंतर्गत जो है आते हैं नासिका छिद्र, उसके बाद से लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया और उसके बाद से फेफड़ा। क्या, तो नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रेकिया और फेफड़ा। यहाँ पे जो है हम मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाने का प्रयास किए हैं। तो मनुष्य में 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं जिसको कि फुफ्फुस भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये है नासिका छिद्र, यानी कि जो नोज होता है इसके जो छिद्र होते हैं उसी को बोला जाता है नासिका छिद्र। इसके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और CO2 बाहर निकाला जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक, उसके बाद से जो वायु है वह गला के द्वारा होते हुए लेरिंग्स में जाती हैं। लेरिंग्स है क्या, तो स्वर यंत्र है। क्या है, तो स्वर यंत्र है जो कि हम लोग आवाज़ निकालते हैं ना, तो ये स्वर यंत्र के ही द्वारा संभव है। यहाँ से जो है वायु आती है ट्रेकिया में।
कहाँ पे? तो ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है 11 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और इसके साथ ही साथ 16 सेंटीमीटर जो है चौड़ी होती हैं। 16 सेंटीमीटर क्या होती हैं? तो चौड़ी होती हैं। तो ट्रेकिया से वायु आता है कहाँ पे? तो लंग्स में, यानी कि फेफड़े में। फेफड़े जो है ट्रेकिया से जिसके द्वारा जुड़े होते हैं उसको बोला जाता है ब्रोकस। इसी के द्वारा वायु जो है फेफड़े में आते हैं, यानी कि लंग्स में आता है। तो मनुष्य में 2 फुफ्फुस होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं और फेफड़े के अंदर बहुत सारे कुपिकाएँ पाई जाती हैं, यानी कि छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है ब्रोकियोल्स। ब्रोकियोल्स। और यहीं पे क्या होता है? तो ब्लड का जो है शुद्धिकरण होता है, यानी कि जो अशुद्ध ब्लड पूरे शरीर से आता है यहाँ पे, और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है वो ब्लड के माध्यम से आती है लंग्स में। उसके बाद से जो ऑक्सीजन आता है श्वसन की क्रिया में, तो उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया, ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है, तो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वह शुद्ध ब्लड होता है और उसे कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, और कोशिकाओं में जो है वह रेस्पिरेटरी जो क्रिया होती हैं, श्वसन की क्रिया होती हैं, और श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का खंडन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये है क्या? तो ब्रोकियोल्स। और उसके बाद से इसके नीचे एक संरचना होती है इस तरह से, और इसको बोला जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है? तो डायफ्राम। और डायफ्राम में क्या होता है? तो इसका क्या कार्य है? तो यह जो है स्टमक का, यानी कि अमाशय से जो पार्ट होते हैं उसको अलग करता है, यानी कि अमाशय को जो है इस लंग्स से क्या करता है? अलग रखता है। दूसरी बात कि जब हम लोग श्वसन करते हैं तो हम लोगों के शरीर में पाई जाती हैं कितनी जोड़ी? तो 12 जोड़ी पसलियाँ। 12 जोड़ी पसलियाँ। पसलियों की जो संख्या होती हैं कितनी जोड़ी होती हैं? तो 12 जोड़ी। और सांस लेने में ये पसलियाँ जो है फूल जाती हैं, और जब फूलती हैं तो उसी को जो है आगे बढ़ने नहीं देता है। कौन सा? तो ये डायफ्राम। डायफ्राम। अब थोड़ी सी और बात करते हैं श्वसन का। तो श्वसन में जो है 2 क्रियाएं होती हैं, एक को कहा जाता है, यहाँ पे बनाते हैं श्वसन। इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, एक को बोला जाता है प्रश्वास, प्रश्वास, और दूसरे को कहा जाता है उच्छ्वास, उच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास क्या है? तो श्वसन का ही पार्ट है। जब हम लोग वायु को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, तो इस क्रिया को बोला जाता है प्रश्वास। और जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जीव जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ते हैं, यानी कि क्या सांस छोड़ते हैं, तो इस क्रिया को जो है हम लोग कहते हैं क्या? उच्छ्वास। और ये दोनों क्रियाएं जो है संयुक्त रूप से कहलाती हैं श्वसन। क्या कहलाती हैं? तो संयुक्त रूप से ये दोनों क्रियाएं जो है श्वसन कहलाती हैं, और इसी को बोला जाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, इसी को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। यानी कि दोनों क्रियाएं शामिल हैं, प्रश्वास और उच्छ्वास। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो थोड़ी सी और बातें हम लोग श्वसन में समझ लेते हैं, और उसके बाद से ये पूरा श्वसन जो है एक ही पार्ट में जो है समाप्त हो जाएगा, और अगले पार्ट में हम अगले नए भाग से परिचित होंगे इस लेसन के। तो जान लेते हैं कि इसमें क्या बचा हुआ है, उसको जो है हम लोग कंप्लीट करें। अब हम जानेंगे कि रुधिर द्वारा जो गैस हैं वो किस तरह से पूरे शरीर में परिवहन करते हैं, और उसके बाद से परिवहन करते हुए ग्रहण करते हैं और बाहर भी निकलते हैं, यानी कि गैसों का आदान प्रदान पूरे शरीर में कैसे होता है, इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। ये प्रक्रिया जो है इस पार्ट का, यानी कि श्वसन का लास्ट पार्ट है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या। तो देखिए, ऑक्सीजन जो है सबसे पहले नोज द्वारा जो है प्रवेश करता है वायु बाहर से, वातावरण से, और उसके बाद से
कहाँ पे आता है? तो फेफड़ों में। कहाँ पे? फेफड़ों में। उसके बाद से फेफड़े के द्वारा उस वायु को यानी कि ऑक्सीजन को रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। रुधिर का जो हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा ऑक्सीजन को क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद से अब रुधिर में मिल गया ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन क्या करेगा? परिवहन करेगा, पूरे शरीर में जाएगा। तो क्या हो गया? अब जो है रुधिर द्वारा O2 का परिवहन होने लगता है। रुधिर द्वारा O2 का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन, और परिवहन करते हुए कहाँ पे जाएगा? तो सेल्स में जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा या ऊतकों में जाएगा। कोशिकाएं हैं ये या ऊतक है, ठीक। तो कोशिकाओं में जाता है या ऊतकों में। वहाँ पे क्या होता है? तो यह विखंडन करता है, किसका? विखंडन करता है किसका? तो ग्लूकोज का। बताया गया है यहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन करेगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, और उस ऊर्जा को जो है शरीर की कोशिकाओं द्वारा वर्क में लिया जाएगा, काम में लिया जाएगा, नहीं तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है स्टोर करके रखा जाएगा। इतनी बातें हमने पहले भी बता दिया है, ठीक। तो विखंडन हुआ ग्लूकोज का, ऊर्जा का निर्माण हुआ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए, इस ऊर्जा का निर्माण जो है एटीपी के रूप में होता है, और यदि पूर्ण विखंडन हो रहा है O2 द्वारा ग्लूकोज का, तो वहाँ पे 38 एटीपी यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। और यदि वायु की अनुपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन होता है, तो वहाँ पे जो है 2 एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि बहुत कम श्वसन का, बहुत कम ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद से कोशिका में प्रवेश किया, जब यहाँ पे ऊर्जा बनाएगा तो वहाँ पे एक गैस भी बनाता है सेल्स में, जिस गैस का नाम है CO2। अब वह CO2 फिर से ब्लड में मिल जाता है, ब्लड में घुल जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया क्या? रुधिर में CO2 का प्रसरण। रुधिर में CO2 का प्रसरण। अब उस CO2 का शरीर में कोई कार्य तो है नहीं, CO2 का शरीर में कोई भी कार्य नहीं है, उसे बाहर निकालना है, तो वो भी क्या करेगा? रुधिर के साथ परिवहन करेगा। तो रुधिर द्वारा O2 का परिवहन होता है। अब मिल तो गया, रुधिर में घुल गया, उसके बाद से यह जो है परिवहन करने लगता है। रुधिर जो है पूरे रुधिर में CO2 परिवहन करने लगता है और उसे पहुंचाया जाता है लंग्स में, यानी कि फिर से फेफड़ों में, और फेफड़ों के द्वारा उसे फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखिए O2 का प्रवेश हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, इसी क्रिया को तो प्रश्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्वास। उसके बाद से इस क्रिया में CO2 बन रही है और CO2 को बाहर निकाला जा रहा है, और CO2 को बाहर निकालना यानी कि सांस छोड़ना, और इसी को बोला जाता है उच्छ्वास, और इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्या? श्वासोच्छ्वास। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया श्वसन। उम्मीद है कि आपको जो है ये हमारा पूरा जो श्वसन है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय के अगले पार्ट के साथ। तब तक जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।